आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम करेंगे हिस्ट्री सेमेस्टर फर्स्ट। इसमें पढ़ेंगे एंसेंट हिस्ट्री के प्रमुख स्रोत, यानी प्राचीन इतिहास जो है उसके प्रमुख स्रोत के बारे में जानकारी इकट्ठी करेंगे, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो प्राचीन भारत के इतिहास को निश्चितीकरण, निर्धारण एवं निर्माण के लिए व्यापक सामग्री उपलब्ध है, जिनको हम निम्न वर्गों में बांट सकते हैं। उसके आधार निम्न वर्गों के आधार पर हम उसको स्टडी करेंगे, ठीक है। तो इसके मैंने बहुत सारे वीडियो हो चुके हैं और उससे आप प्ले स्टोर ओपन करके जरूर देखिएगा। किसी भी सेमेस्टर का आपका कोई पेपर चल रहा है, फर्स्ट का, थर्ड का, फिफ्थ का, तो प्ले लिस्ट को ओपन जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहला पॉइंट आता है धार्मिक साहित्य। तो धार्मिक साहित्य में थोड़ा देख लेते हैं फटाफट। इसमें दिया हुआ है प्राचीन धर्मों में धर्म ग्रंथ की जो मात्रा थी वो प्राचीन भारत में कैसी थी? अत्यधिक थी। यही उचित है कि इन ग्रंथों को लिखने का मूल उद्देश्य तो धार्मिक था, परंतु इसके अध्ययन से हमें ये उस समय के जो समाज, राजनैतिक, आर्थिक दशा के संबंध में बहुमूल्य जानकारी प्राप्त होती है। इन ग्रंथों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला हिंदू धर्म ग्रंथ, दूसरा बौद्ध धर्म ग्रंथ, तीसरा जैन धर्म ग्रंथ। तो इनके आधार पर हम इनको स्टडी करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर सबसे पहला जो आता है ग्रंथ वो आता है आपका हिंदू धर्म ग्रंथ। और हिंदू धर्म ग्रंथ में नंबर आता है, इनकी हिंदुओं का प्राचीन पवित्र साहित्य जो है वो प्राचीन भारत को जानने का एकमात्र या एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत है, जिसमें हम सबसे पहले पर चर्चा करेंगे वेद की। वेद हैं, उपनिषद हैं, इनमें सारी चीज़ों को हम, इन सभी पॉइंट को हम कवर करते चलेंगे। और यदि आप लोग फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट करते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। किसी भी सेमेस्टर आपको स्टडी कर रही है सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल मिलेगा। जैसा कि नाम है चैनल का, बी स्टडी ऑल सब्जेक्ट, तो इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट आपको मिलने वाले हैं। जो भी सब्जेक्ट आपको चाहिए उसकी प्लीज़ जरूर ओपन कीजिएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है वेद भारत की प्राचीनतम रचनाएं हैं। वेदों की संख्या 4 है, जिसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो सबसे पहला ऋग्वेद है, उसके बाद में सामवेद आया, उसके बाद में यजुर्वेद और सबसे बाद में अथर्ववेद। वेदों का भारतीय संस्कृति में विशेष महत्व रहा है। इन सब में जो ऋग्वेद है वो सबसे प्राचीन है, सबसे पहला है, जिसकी रचना 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच की मानी गई है, जिसमें 1028 सूक्त और 10 मंडल हैं। ऋग्वेद से हमें यह ज्ञात होता है कि आर्य लोग उस समय मत्स्य, लिपि, चबू, पुरु, अनु आदि जनों में बटे हुए थे। उस समय के लोगों का जीवन बड़ा सादा सिंपल था। जाति प्रथा की कोई समस्या नहीं थी, मतलब उसमें जाति प्रथा नहीं थी। लोग प्राकृतिक देवी देवताओं की पूजा करते थे। प्राकृतिक देवताओं जैसे जिनकी संख्या 33 करोड़ मानी जाती है। ऋग्वेद के पश्चात सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद आए। ब्राह्मण अरण्यक की रचना हुई, जिसका काल 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक का माना जाता है लगभग में। ठीक है, इसमें हमें आर्यों की उत्तर वैदिक जो सभ्यता का भी जो ज्ञान है वो प्राप्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें तो पहला हमने पढ़ा था वेद। इसमें अब अरण्यक ग्रंथ है। अरण्यक ग्रंथ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अरण्यक शब्द की उत्पत्ति अरण्य से हुई है, जिसका अर्थ होता है अतः अरण्य। ठीक है, ग्रंथ का नाम है, जिसके विषय में चिंतन मनन यानी कि वन में बैठकर हम उसका चिंतन करते हैं। कर्मकांड में विश्वास न रखने वाले बौद्धिक वर्ग ने इस ज्ञान मार्ग को अपनाया। ठीक है, अपनाया तो वे चिंतन व मनन के लिए अपना घर बार छोड़कर, मतलब अरण्यक रूप से संकलित किया गया और वो वन चले गए, जिसमें अभी तक 6 रणों की प्राप्ति हुई है। पहला तत्रीय रणक, दूसरा संख्यायन रणक, तीसरा अत्रेय रणक, चौथा मैत्रेयणी रणक और 5वां तत्वकारण्यक और 6ठा जो है वो मध्याधीन अरणक। तो ये थे। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें उपनिषद को भी देखेंगे। उपनिषद में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें सारी देखते चलेंगे फटाफट। और निसंदेह ही ऐसे ऐतिहासिक दृष्टिकोण से नहीं लिए गए हैं, परंतु आलोचनात्मक अध्ययन के लिए इस काल में बहुत ही उपयोगी विषय सामग्री है। नेक्स्ट है उपनिषद। उपनिषद का अर्थ होता है निकट और निषद का अर्थ होता है बैठना, यानी कि पास बैठना। अतः कहने का अर्थ हुआ गुरु के पास बैठकर प्राप्त किए गए ज्ञान के आधार पर लिखे गए ग्रंथों को ही हम उपनिषद कहते हैं या उपनिषद के नाम से पुकारते हैं। बिल ड्यूरेंट एक शास्त्री हैं, जिन्होंने कहा है कि आधुनिक युग में जो महत्वपूर्ण ईसाइयों के लिए
न्यू टेस्टामेंट का है, वही महत्व भारत के लिए उपनिषदों का है। इनकी संख्या 108 है, उपनिषद 108 हैं, परंतु इनमें से अत्यधिक प्रसिद्ध जो हुए हैं वो केवल अधिक 11% ज़्यादा हुए हैं। इसके अध्ययन से हमें आर्यों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का ज्ञान होता है या उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में हम जानते हैं। इसके बाद में आपका नंबर आता है स्मृतियाँ। स्मृतियों में मनु, एकलव्य, विष्णु, नारद, बृहस्पति, पाराशर, वशिष्ठ आदि की स्मृतियाँ विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इन स्मृतियों का साधारण वर्णाश्रम, धर्म, राजा की कर्तव्य, श्राद्ध एवं प्रायश्चित आदि के विषय में भी समझाया गया है। अगला आपका आता है वेदांग। वेदांग क्या है? वेदांग वेदों के अंगों को बोला जाता है। इसमें वैदिक विषयों की विस्तृत मीमांसा है, मतलब उसमें समझाया गया है। इनके अध्ययन से वेदों का विशद रूप प्रकट होता है, जिसे वेदांग की संख्या 6 है, जिसमें शिक्षा, व्याकरण, कल्पसूत्र, छंद, ज्योतिष और निरुक्त। ये ऐसे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें से आपको लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन इन तीनों में से ज़रूर मिलेगा। तो इसको अच्छे से ज़रूर अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। अगर आपने वीडियो मिस कर दिया, स्किप किया, तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपकी छूट जाएंगी। तो इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग अंत तक देखिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिएगा। अन्य सब्जेक्ट के लिए कमेंट कीजिएगा। महाकाव्य, महाकाव्य के बारे में, वेदों के पश्चात महाकाव्य का विशेष महत्व होता है क्योंकि इनकी गणना ऐतिहासिक ग्रंथों में ही की जा सकती है। हिंदुओं के लिए प्राचीन 2 महाकाव्य हैं, जिनमें रामायण और महाभारत। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि द्वारा की जाती है और महाभारत रचना श्री वेद व्यास जी करते हैं। इसमें हमें तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक जो अवस्था थी उसके विषय में हमें मतलब जानकारी प्राप्त होती है और ये भी मतलब ज्ञान प्राप्त होता है कि उस काल के समय में राज्य बड़े विस्तृत और शक्तिशाली होते थे तथा यह युग वीरता का युग था और इस युग में स्त्रियों की जो समाज में जो स्थिति थी बहुत बढ़िया थी, अच्छी थी तथा वे अपना पति स्वेच्छा से चुन सकती थी, ये उन्हें अधिकार था। जुआ खेलना और बहुपति प्रथा उस समय की प्रचलित प्रथा थी। अब चलिए बढ़ते हैं, आपका आगे बढ़ते हैं हम पुराण। पुराण में क्या है? पुराणों की भाषा भी संस्कृत में ही लिखे गए हैं और ये सभी जो भारतीय इतिहास का जो महत्वपूर्ण स्रोत है, इनकी कुल संख्या 18 है। इनका संकलन 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व के बीच माना गया है। पुराण के 5 भाग हैं। पुराण में वायु पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, भागवत पुराण जो कि सबसे अधिक विख्यात हैं। इनमें हमें भारत के अनेक राजवंशों की पर्याप्त जानकारी प्राप्त होती है, जिसके द्वारा हमें उस समय की जो स्थिति थी उसके बारे में हम अवगत होते हैं। अगला आपका पॉइंट है वो है बौद्ध धार्मिक साहित्य। अभी तक हमने हिंदू धर्म साहित्य को पढ़ा, समझा, अब हम समझेंगे बौद्ध धार्मिक साहित्य के लिए। तो ब्राह्मण धर्म ग्रंथों के समान ही बौद्ध ग्रंथों को भी प्राचीन इतिहास को व्यापक रूप से प्रभाव पड़ता है और समझने में हमें काफ़ी सहायता देते हैं। जिसमें बौद्ध साहित्य में भी हमें भारतीय इतिहास की टूटी हुई कई कड़ियों को जोड़ने में हमें सहायता देता है, जो कि इस प्रकार है। चलिए अब आते हैं इसमें जो हमारा पॉइंट है वो, इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जिनको हम बारी बारी से देखेंगे। तो पहला पॉइंट आपका है त्रिपिटक। त्रिपिटक जो है वो बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांतों का संग्रह है। इसमें त्रिपिटक से प्राप्त होता है कि इनमें सुप्त पिटक, विनय पिटक, अभिनय पिटक ये सभी पाली भाषा में लिखे गए ग्रंथ हैं। सुक्ति पिटक महात्मा बुद्ध के उपदेशों के लिए मतलब फेमस है। विनय पिटक में भिक्षुओं के बारे में बताया गया है और भिक्षुणियों के नियम बताए गए हैं तथा अधीन पिटक में बौद्ध धर्म के दर्शन पर विचार किया गया है। ठीक है, यही नहीं, इन ग्रंथों में तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक जीवनों का भी हमें ज्ञान प्राप्त होता है। जातकों की संख्या लगभग 549 है। मौलिक जातक जो ग्रंथ तो प्राप्त नहीं हो पाए हैं, लेकिन इनमें बौद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं दी गई हैं। इसके अतिरिक्त इनके द्वारा हमें उस समय की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक अवस्थाओं का भी उल्लेख मिलता है। फिर आता है आपका दीपवंश और महावंश। दीपवंश और महावंश इसको देखते हैं। दीपवंश महावंश क्या है? इन दोनों ग्रंथों की रचना लंका में पाली भाषा में की गई थी। इसमें लंका के इतिहास का वर्णन के साथ साथ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भारत के राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक अवस्थाओं का भी उल्लेख किया गया। किसमें?
दीपवंश और महावंश में। अगला पॉइंट आपका आता है ललित विस्तार। तो ललित विस्तार में क्या, इस ग्रंथ की रचना भी नेपाल में हुई है और इसके ईसा की दूसरी अथवा तीसरी शताब्दी में मानी गई है। इसके द्वारा महात्मा बुद्ध के जीवन काल और उनकी तत्कालीन धार्मिक सामाजिक अवस्था का हमें वर्णन मिलता है। आरसी दत्त के अनुसार इसमें गौतम बुद्ध के जीवन के चरित्र के बारे में काफ़ी बढ़कर लिखा गया है। जैसे कि पैराडाइज लास्ट में ईसा मसीह का चरित्र, जिस तरीके से पैराडाइज लास्ट में जो जॉन मिल्टन की जो पोएम है पैराडाइज लास्ट, जो कि एक एपिक है, उसमें ईसा मसीह के लिए लिखा गया है और इसमें गौतम बुद्ध के लिए, किसमें, ललित विस्तार में। मिलिंद पन्नों, इनमें भी बौद्ध ग्रंथों में हमें यूनानी शासक मिनांडर के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। कथा वस्तु, ये भी एक महान ग्रंथ है जिसकी रचयिता गौतमी पुन्नसितीसा हैं। इन्होंने भी अशोक के बारे में इसके बारे में बताया है अपने इस ग्रंथ में। अब पहुंचते हैं हम इसमें जो 7वां है अन्य ग्रंथ। अन्य ग्रंथों में क्या है, देखिए शासनकाल में बौद्धों की संस्कृत की भाषा ग्रंथों की रचना हुई है। अश्वमेध योग, बुद्धचरित, बलुमित्र, महामणि, विशेष रूप से मुख्य रूप से ये सब महत्वपूर्ण है, जिनके द्वारा कुषाण वंश के विषय में भी जानकारी मिलती है। अब हम देखते हैं आपके जो जैन धर्म ग्रंथ है। जैन धर्म ग्रंथ के बारे में देखेंगे हम। जैन धर्म ग्रंथ क्या है, हिंदू तथा जैन धर्म ग्रंथों के समान हिंदू तथा जैन धर्मों के ग्रंथों के समान ही जैन धर्म ग्रंथों का भी प्राचीन इतिहास भारत के निर्धारण में पर्याप्त साथ देने का श्रेय प्राप्त होता है इसको भी। जैन धर्म ग्रंथों में जो है ग्रंथ किसी एक काल में रचना नहीं हुई है। इन ग्रंथों का विकास अनेक धार्मिक संगतियों का योगदान रहा है, जो कि इस प्रकार है। परशिष्टि पर्वन हेमचंद्र द्वारा लिखित इस ग्रंथ की रचना हमें धार्मिक सिद्धांतों एवं उनके साथ साथ तत्कालीन ऐतिहासिक तथ्यों की भी प्राप्ति होती है या बताती हैं। फिर आपका आ गया भद्रबाहु चरित्र। ये भी ग्रंथ है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की, इसमें व्याख्या होती है। जैन आगम जैन धर्मों का ग्रंथों का प्रमुख स्थान प्राप्त है। वो संगीत के विचारों की प्रथा का संकलन है। अब का आपका आता है आचार सुक्त में क्या है, जैन भिक्षुओं के आचार व्यवहार संबंधी नियमों का उल्लेख मिलता है। वहीं आपका वचन है, इसमें जैन धर्म संबंधी जो है वो प्रवचनों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो ये आपका रहा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब क्या है। अभी आपका देखा शौदुल, देखो इसमें भी कई पॉइंट दिए हुए हैं, इनको देख लीजिए आप लोग फटाफट और ये नोट कर लेना। इसके बाद में आप आते हैं हम ऐतिहासिक तथा अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ जो साहित्य है उसके बारे में। तो इसके बारे में देख लीजिए क्या है। ऐतिहासिक तथ्य क्या है, भारतवासियों के धर्म के अतिरिक्त 5वीं सदी के उपरांत ही भारत के विभिन्न भागों में समय समय पर कई ऐतिहासिक ग्रंथों की रचना हुई है, जिसमें प्राचीन इतिहास को समझने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण, जैसे हर्षचरित है, इनमें राजा हर्षवर्धन के बारे में बताया गया है। ठीक है, महान विद्वान बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना की है, जो कि 620 ईसा पूर्व की थी। इसी प्रकार जो है D.A.B. स्मिथ ने इस ग्रंथ की तुलना अब्दुल फजल के अकबरनामा से की है। अब बात करते हैं यहीं पर आपका है पृथ्वीराज रासो जो है वो पृथ्वीराज के बारे में लिखा गया है, जो कि उनके राज कवि थे, दरबारी कवि थे चंद्रप्रदायी। तो उन्होंने इनके बारे में लिखा है और चौहान वंश के बारे में, राठौर वंश के बारे में शत्रुता का उल्लेख किया है कि चौहान वंश और राठौर वंश में मतलब जो युद्ध था या फिर जो शत्रुता थी वो क्यों हुई। और आप बता रजत रंगणी भी राजा कश्मीर के राजा महान विद्वान 12वीं शताब्दी के ईस्वी में की गई थी। इस ग्रंथ को काफ़ी हद तक वास्तविक व विश्वसनीय माना गया। ठीक है, मजूमदार के शब्दों में क्या कहा है, कल्हण की रजतरंगणी एक ऐसी ऐतिहासिक कृति है जिसे अच्छा स्रोत कहा जा सकता है। आरती मजूमदार के शब्दों में, इस पुस्तक के अध्ययन पर समाप्ति पर हमें खेद है। ठीक है, लेकिन आज हमारे पास इस कोटि का कोई अन्य ग्रंथ नहीं है जिसे भारत का ऐतिहासिक वृत्तांत सम्मिलित हो। इसी तरह से शाहनामा ग्रंथ की रचना फिरदौसी ने की है। फिरदौसी उस समय भारत आया था, महमूद गजनवी ने जिस समय भारत पर आक्रमण किया था। इसमें हमें सिकंदर और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, महमूद गजनवी के विषय में काफ़ी जानकारी प्राप्त होती है। अन्य ग्रंथों में आपके क्या हैं, देखिए गौड़वाड़ों, हेमचंद्र के द्वारा
कुमार बाल चरित विल्लन के द्वारा, और विक्रमादित्य चरित बल्लाल के द्वारा। भोज प्रबंध के जो है वो पद्मगुप्त का है। नवा संशासक चरित संधार का है। रामचरित आदि ऐतिहासिक ग्रंथ हैं। ठीक है, इनके द्वारा हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया। और अब आता है नाटक, काव्य व अन्य साहित्य। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, मुद्रा राक्षस है, कालिदास के नाटक हैं। ठीक है, हर्ष के नाटक हैं, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, इनको देख लीजिएगा। कौटिल्य का अर्थशास्त्र काफ़ी महत्वपूर्ण है। पाणिनि का अष्टाध्यायी ग्रंथ है, काफ़ी अच्छा है। पतंजलि महाकाव्य है। ठीक है, अब बात करते हैं पुरातत्व संबंधी सामग्री। पुरातत्व संबंधी सामग्री में क्या कौन है, देखिए यहाँ पर है आपका अभिलेख है, मुद्राएं हैं और स्मारक हैं। ठीक है, अभिलेख के बारे में क्या क्या दिया हुआ है आप यहाँ देख लीजिएगा। अभिलेख कहाँ लिखे जाते थे और कैसे लिखे जाते थे, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। थोड़ा जूम कर देते हैं। मुद्राएं यहाँ पर दी हुई हैं, इनके बारे में आप पढ़ लीजिएगा और अच्छे से आपको लिखना है। इसीलिए और इसके साथ में प्राचीन इमारतें, स्मारक और कलाकृतियाँ। तो ये कब की बात है, ये बात है आपकी जिसमें आपका कौन कौन सी चीज़ें हमने प्राप्त की थी प्राचीन काल में। नगर भवन उन स्रोतों के साथ में प्राप्त हुई थी। साथ ही सिंधु घाटी की सभ्यता एकमात्र एक स्रोत जो इसके एक स्रोत नगर है। पुरातत्व विभाग में प्रत्नों में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, इनकी आदि खुदाई के प्राप्ति फलस्वरूप इनको हमने प्राप्त किया था, जो कि आर्यों की 3000 पूर्व जो है सिंधु घाटी जो सभ्यता थी, वो प्रदेश में शानदार नगर सभ्यता विकसित हुई थी उस समय। ठीक है, तक्षशिला के खंडरों में जो है कुषाण वंश के इतिहास के पाटलिपुत्र की खुदाई में जो है मौर्य वंश की जानकारी भी मिलती है। तो ये आपका यहाँ दिया हुआ था। बाकी जो है अगले किसी और वीडियो में देखेंगे हम। तो जो इम्पोर्टेंट था मैंने आपको बता दिया। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।